आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 11 के लिए है और आज के इस वीडियो में हम कहानी सुनेंगे प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नमक का दारोगा और फिर उसके प्रश्नों के उत्तर भी समझेंगे। आप सभी ने मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पहले भी सुनी हैं और आपको पता है कि जो वो कहानियाँ लिखते हैं वो यथार्थ से संबंधित होती हैं, सामान्य जनजीवन से संबंधित होती है। यह कहानी भी ऐसी ही है। कहानी आज़ादी से पूर्व की है, स्वतंत्रता से पूर्व की है और वर्तमान में भी यह कहानी प्रासंगिक लगती है, अर्थात वर्तमान में भी हमारे समाज में यही हो रहा है। इस कहानी में हम समझेंगे प्रशासन में भ्रष्टाचार किस प्रकार से होता है, धन पर धर्म की जीत कैसे होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है, सत्य की जीत की कहानी, कर्तव्यनिष्ठ की कहानी है। दारोगा थानेदार या सब इंस्पेक्टर के लिए कहते हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। जब नमक का नया विभाग बना तो कई भ्रष्टाचारी नमक चुरा कर बेचने लगे, अर्थात कालाबाजारी करने लगे। मुंशी वंशीधर जब रोजगार की खोज में घर से निकलते हैं तो उनके वृद्ध पिता उन्हें समझाते हुए कहते हैं, नौकरी में पद पर ध्यान मत देना, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, अर्थात रिश्वत भी मिले। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। उनके पिता उन्हें समझाते हैं कि तुम कुछ ऐसी नौकरी देखना जिसमें ऊपरी आय हो। उनका ये मानना है कि जो मासिक वेतन होता है वो तो पूर्णमासी का चांद है, एक दिन आता है महीने में और धीरे धीरे घर के जो खर्चे होते हैं उनको करते करते वो अंत में समाप्त हो जाता है। लेकिन ऊपरी आय जब तुम्हें रिश्वत मिलेगी, बाहर से कुछ पैसा मिलेगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा उनके अनुसार। वंशीधर को शीघ्र ही नमक विभाग में दारोगा पद पर नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा था और साथ ही ऊपरी आय भी। मुंशी वंशीधर को दारोगा के पद पर लगभग 6 महीने हो गए। कम समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम व्यवहार से सभी अधिकारियों का विश्वास जीत लिया था। एक रात वे सो रहे थे, अचानक नींद खुली तो उन्हें जमुना नदी के कोलाहल के स्थान पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। वे समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। वर्दी पहनकर, तमंचा जेब में रखकर, घोड़े पर सवार होकर पुल पर पहुंच गए। गाड़ियों की लंबी कतार थी। गाड़ियां किसकी हैं? पूछने पर पता चला कि गाड़ियां उस क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार पंडित आलोपी दीन की हैं। गाड़ी में रखे हुए बोरों को जब उन्होंने टटोला तो पता चला कि उनमें नमक के ढेले हैं। गाड़ियां रोक दी गईं और पंडित आलोपी दीन को बुलाया गया। पंडित आलोपी दीन का धन पर अत्यधिक विश्वास था, इसलिए वे सोचते हैं कि वे दारोगा को भी खरीद लेंगे। पंडित आलोपी दीन ने जब वंशीधर को भेंट चढ़ाने की बात कही तो उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता। मुंशी वंशीधर ने जमादार बदलू सिंह को आदेश दिया कि पंडित आलोपी दीन को हिरासत में ले लिया जाए। पंडित आलोपी दीन ने मुंशी वंशीधर को 1000 से 40,000 तक का लालच दिया, परंतु वंशीधर ने कहा कि 40,000 तो क्या, 40 लाख में भी संभव नहीं है। आलोपी दीन ने जैसे ही बदलू सिंह को अपनी ओर हथकड़ी लाते हुए देखा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। प्रातः इस घटना की चर्चा चारों ओर होने लगी। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि पंडित आलोपी दीन को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि सब जानते थे कि पुलिस, अफसर, वकील सभी आलोपी दीन के हाथों पहले ही बिके हुए थे। मुंशी वंशीधर के पास अदालत में कोई प्रमाण और गवाह न होने के कारण पंडित आलोपी दीन को अदालत ने सम्मान सहित छोड़ दिया। मुंशी वंशीधर को चेतावनी दी गई कि वे अपना कार्य होशियारी से करें व किसी सज्जन व्यक्ति को परेशान न करें। मुंशी वंशीधर को 1 सप्ताह में ही नौकरी से निकाल दिया गया। अपमानित होकर वे घर लौटते हैं। मुंशी वंशीधर के पिता उन्हें कठोर बातें सुनाते हैं। माँ की जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की इच्छा मिट्टी में मिल गई, क्योंकि माँ ने सोचा था कि अब पुत्र की नौकरी लग गई है, अभी मुझे घुमाने लेकर जाएगा। लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि पुत्र ने नौकरी छोड़ दी तो उन्होंने भी, जो मुंशी वंशीधर है, उनको 4 बातें सुनाई कि मेरी तो जो मैं यात्रा पर जाना चाहती थी वो भी मेरी इच्छाएं समाप्त हो गई, तेरे कारण ये भी हो गया।
पत्नी ने उनसे कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की। एक सप्ताह बाद ही पंडित अलोपीदीन का रथ मुंशी वंशीधर के घर के सामने रुका। पंडित अलोपीदीन को देखकर मुंशी वंशीधर के पिता उनकी चापलूसी करने लगते हैं और अपने पुत्र के किए गए कार्य के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं। पंडित अलोपीदीन ने कहा, ऐसा मत कहिए, वंशीधर धर्मपरायण है। पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को एक स्टाम्प लगा पत्र दिया और कहा कि हस्ताक्षर कर दीजिए, मैं ब्राह्मण हूँ और खाली हाथ लौटकर नहीं जाऊंगा। जब मुंशी वंशीधर ने वो पत्र पढ़ा तो उसमें अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था और जो उनका वेतन था वो था 6,000 वार्षिक। रोजाना खर्च के लिए अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला और नौकर चाकर भी साथ में थे। मुंशी वंशीधर ने कहा कि मैं इतने ऊंचे पद के योग्य नहीं हूँ, लेकिन पंडित अलोपीदीन के अत्यधिक और बार बार आग्रह करने पर मुंशी वंशीधर मैनेजर का पद स्वीकार कर उस पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। अलोपीदीन प्रसन्न होकर उन्हें गले लगा लेते हैं। तो ये थी कहानी नमक का दारोगा। तो आपने देखा कि किस तरह से जो ईमानदार व्यक्ति होता है सब लोग उसी के लिए कहते हैं, उसी को परेशान करते हैं। और तो और मुंशी वंशीधर के अपने घर वाले भी इस बात को लेकर उन्हें अपमानित करते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते हैं कि उन्होंने गलत किया। उनको एक धनी व्यक्ति से बैर मोल नहीं लेना चाहिए था, लेकिन आखिर जीत तो सत्य की ही होती है और वास्तव में ऐसा ही हुआ। पंडित अलोपीदीन को लगा कि मेरे मैनेजर के पद के लिए इससे अच्छा व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो इतना दृढ़ निश्चयी है, जिसको मैं खरीद नहीं पाया, और उन्होंने उनको एक अच्छा पद अपने यहाँ दे दिया। अब पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? इसका उत्तर है, नमक का दारोगा कहानी का मुख्य पात्र मुंशी वंशीधर हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है। वंशीधर दृढ़ निश्चयी, कर्मठ, ईमानदार और धर्मपरायण व्यक्ति हैं। वे अपने आदर्शों पर चलते हैं। उनके कर्तव्य से धन भी उन्हें नहीं डिगा सकता। यह पात्र हमें ईमानदारी से अपने कर्म को करने की प्रेरणा देता है। प्रश्न 2 है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं? हमें यह बताना है कि पंडित अलोपीदीन को हमने इस पाठ में 2 रूप में देखा, तो वो 2 अलग अलग रूप कौन से हैं? प्रथम पक्ष है, अलोपीदीन एक व्यापारी है और अपने व्यापार को बचाने के लिए वह मुंशी वंशीधर को रिश्वत देना चाहते हैं। वे स्वार्थी हैं और धन के बल पर सबको खरीदना चाहते हैं। उनके व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष है, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो ईमानदार और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति का सम्मान करते हैं। मुंशी वंशीधर से द्वेष न रख वे उन्हें उच्च वेतन पर अपना स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। प्रश्न 3 है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए यह बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। पहला है वृद्ध मुंशी। तो आप इसमें लिख सकते हैं, वृद्ध मुंशी ऐसे वर्ग का नेतृत्व करते हैं जो धन को किसी भी गलत तरीके से पा लेना चाहते हैं। धन का लालच ही है कि वे अपने पुत्र को गलत शिक्षा देने से नहीं हिचकिचाते। जब पाठ शुरू हुआ था और जब उनका पुत्र रोजगार के लिए जा रहा था, तो वे अपने पुत्र को जो सीख देते हैं वो यहाँ लिखा जा सकता है। दूसरा है वकील। वकील सच्चाई जानते हुए भी गलत व्यक्ति का मुकदमा लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह व्यक्ति उन्हें मालामाल कर देगा या वे पहले से ही बिके हुए होते हैं। तीसरा है शहर की भीड़। शहर की जो भीड़ है वो सत्य असत्य, अच्छे बुरे से कोई लेन देन नहीं रखती। उसे तमाशा देखना है और टीका टिप्पणी करनी है। अलोपीदीन के पकड़े जाने पर भीड़ उसे
भला बुरा कहती है कि यह व्यक्ति बहुत बेईमान है। लेकिन बाद में जब आलोपी दीन रिहा हो जाते हैं तो मुंशी वंशीधर पर व्यंग्य बाणों की बौछार शुरू हो जाती है। प्रश्न 4 है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। तो इससे पहला प्रश्न है, यह किसकी उक्ति है? तो आपका उत्तर होगा, यह वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी की उक्ति है। दूसरा प्रश्न है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद एक दिन आता है और घटते घटते अमावस तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार वेतन एक दिन आता है और खर्चों को निपटाते निपटाते अंत में वेतन समाप्त हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? जो वंशीधर के पिता ने उनसे कहा, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं। एक पिता का अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा देना गलत है। इससे समाज में गलत कार्य जैसे बेईमानी, रिश्वतखोरी आदि बढ़ेंगे। प्रश्न 5 है, नमक का दारोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। आपने इस कहानी को कोई से भी 2 शीर्षक दे देने हैं, लिखने हैं और फिर आपने ये बताना है कि ये शीर्षक आपने क्यों लिखे। ठीक है, मैं जो 2 बता रही हूँ आप इसके अतिरिक्त भी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे पहला है ईमानदारी का फल। ईमानदारी के फल स्वरूप ही मुंशी वंशीधर को दारोगा से अच्छा पद मिला। और दूसरा है बेईमानी की हार। लालच देने के बाद भी पंडित आलोपी दीन को मुंशी वंशीधर से हारना पड़ता है। प्रश्न 6 है, कहानी के अंत में आलोपी दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? इसका उत्तर होगा, पंडित आलोपी दीन जान गए थे कि मुंशी वंशीधर धन के लोभी नहीं हैं और ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ हैं। ऐसा व्यक्ति उनके मैनेजर पद के लिए सुयोग्य था। यही कारण है कि उन्होंने उन्हें मैनेजर नियुक्त किया। यदि मैं इस कहानी को लिखती तो मैं इसका अंत इसी प्रकार करती। यदि आप समझते हैं कि आप इसका अंत दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कहानी को दूसरा मोड़ दे सकते हैं अंत में, तो आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो ये थी कहानी नमक का दारोगा और उसके प्रश्नों के उत्तर। पाठ से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।